एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। इंडिकेटर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा। मैंने बहुत से टाइप्स के इंडिकेटर्स तुमको बताए और उनका क्या इफेक्ट होता है एसिड्स, बेसिस पे, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से देखो ताकि इंडिकेटर्स के बारे में तुमको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। एसिड्स में इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एसिड हम समझेंगे कि एसिड को किस तरह से डिफाइन करते हैं। एसिड और बेस को डिफाइन करने की तीन मेन थियरीज हैं। एक तो आरेनियस की थ्योरी जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी भी है और एक लुईस की भी थ्योरी है। तो लुईस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बारे में तो इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में आरेनियस की थ्योरी है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एसिड्स ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पे अगर हम एसिड डालते हैं तो किस तरह से कलर चेंज करता है या फ्रेग्रेंस या ऑर्डर चेंज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो इन आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे एसिड्स को, टेस्ट के आधार पे, राइट। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स कैसे हम बनाते हैं, अगर इतना कुछ जान लिया तो एसिड्स बनाते कैसे हैं उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉमन एसिड्स। अगर एसिड्स बन गया तो उसका यूज हम कहां पर करते हैं। इंट्रोडक्शन वाली पार्ट पे पहले आते हैं। अब तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पता चले, जिसमें कुछ तो मैन मेड है, कुछ नेचुरल है। अब इतने ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो उनकी स्टडी करना भी मुश्किल होगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इतने ज़्यादा कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर दें, उनके क्लास बना दें, ताकि एक की स्टडी हम करें तो उस क्लास में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में हमको एक आइडिया बेहतर मिल जाए। तो इंडिविजुअल एक एक कंपाउंड की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से शुरुआत हुई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो हमने तीन कैटेगरीज में कंपाउंड्स को बांट दिया, एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। अब बात आती है एसिड की डेफिनेशन के बारे में। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एसिड, और कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, पूछा जाता है व्हाट इज एन अरेनियस एसिड। तो उस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि वो एसिड बेस इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं, आरेनियस नाम वो नहीं पढ़ के जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है ये कुछ नई डेफिनेशन पूछी जा रही है। एसिड का पूछे तब भी वही डिफाइन करना, आरेनियस एसिड पूछे तब भी वही डिफाइन करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एसिड क्या होता है, अब इस पे आते हैं। एसिड का मतलब, जो एसिड उसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड बोलते हैं जो H+ आयन देता है। H+ आयन देता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में, पानी में जब डिसॉल्व करोगे, H+ आयन जो कंपाउंड देगा उसको हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड एक एसिड है। लेकिन शर्त यह है कि उसको डिसॉल्व करोगे तभी कोई कंपाउंड टूटेगा H+ आयन में, तभी एसिड की प्रॉपर्टी आती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर ड्राई HCl ले लें, ड्राई, उसमें पानी नहीं है, तो क्या वो एसिड की प्रॉपर्टी देगा? तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं। रीजन, क्योंकि H+ आयन जब निकलेगा तभी एसिड की प्रॉपर्टी आएगी। HCl अगर साथ साथ में है तो H+ आयन तो वहां पर नहीं है। तो ड्राई HCl में एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन एसिड की प्रॉपर्टी शो होने के लिए H+ आयन का होना जरूरी है, जो कि एक ड्राई HCl में नहीं होता है। तो इस तरह से तुमको आंसर करना है कि ड्राई HCl में एसिड की चीजें तो हैं बट एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक एसिड है, अगर वाटर में डिसॉल्व है तो क्या वो करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली करेगा। रीजन, क्योंकि H+ आयन एक चार्ज है और चार्ज के फ्लो को ही हम बोलते हैं करंट, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज का फ्लो। तो H+ आयन एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो H+ आयन वैसे एक चार्ज हुआ।
अगर वो फ्लो करेगा, वो आयन मौजूद है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी। अब हम आते हैं और डिफाइन करते हैं कि एसिड क्या है। तो हम बोल सकते हैं एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निश H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। राइट, एक्वस सोल्यूशन में अगर कोई कंपाउंड H+ आयन देता है तो हम उसको एसिड बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं ताकि तुम इसको अच्छे से कॉपी कर लो। तो ये हुई एसिड की डेफिनेशन। अगर बोला जाए कि आर्सेनियस एसिड क्या होता है तो भी तुमको यही लिखना है। लेकिन यहां पे H+ आयन बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी बहुत ही रिएक्टिव होता है। जैसे वाटर में डिसॉल्व करोगे इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इस फॉर्म में पानी में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि H+ आयन किस फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट करता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रीजन कि ये बहुत होता है अनस्टेबल, यानी बहुत रिएक्टिव। तो ये H+ आयन वाटर के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेता है। तो 2H यहां पे, 1H यहां पे, तो ये हो गया 3H और ये प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो तुमसे पूछा जाए वाटर में H+ आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो तुमको आंसर देना है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एसिड को पहचानने की बात आई कि एसिड को हम कैसे पहचानें। तो एसिड को पहचानने का एक तरीका है कि हम उसको टेस्ट करें। टेस्ट करेंगे तो हमको एसिड सॉर लगेगा, खट्टा लगेगा, तो हम समझ जाएंगे एसिड है। अगर कड़वा लगता है तो हम बोलते हैं बेस है। तो टेस्ट करके ये हमने पता किया। लेकिन बहुत से एसिड ऐसे होते हैं कि बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको अगर तुम टेस्ट करोगे तो वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से हम एसिड ये चेक कर लें, ये पता कर लें कि एसिड है या बेस है, और हमको टेस्ट भी ना करना पड़े। तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में तुमको समझाया था। अब हम कुछ मेन इंडिकेटर्स को ही लेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे कि एसिड किस तरह की प्रॉपर्टी देता है, कलर कैसे चेंज करता है, और अगर एसिड लेंगे मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लेंगे तो उस पर क्या इनका बिहेवियर होता है। तो सबसे फेमस जो इंडिकेटर हम लेते हैं वो है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जनरली दो कलर में हमारे पास मौजूद होता है, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। तो हमने एसिड लिया, लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालते हैं, ठीक है, तो ये लिटमस पेपर, लेकिन हमको ब्लू लिटमस पेपर लेना पड़ेगा, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर तुम लोगे, एसिड डालोगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो कंपाउंड हम लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं वो एसिड है। डन। दूसरा हम लेते हैं मेथाइल ऑरेंज। ये भी एक फेमस इंडिकेटर है जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। अगर हम इस पे एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा होता है, ये जो दोनों हैं, फिनोल्फथलीन अभी एग्जांपल लूंगा, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो फिनॉल, ये कलरलेस होता है। ठीक है, अगर इस पे तुम एसिड डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कलर, तो हम समझ जाएंगे एसिड है। इसके अलावा बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने तुमको डिटेल में समझाया। कुछ और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बात की थी 3 फ्लावर्स के बारे में, जिसके बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया गया, राइट, जेरेनियमिक, पिट्यूनिया और हाइड्रेंजिया। तो उसके बारे में देख लेते हैं। जेरेनियम का अगर तुम सोल्यूशन लेते हो और इसमें ये एसिड मिलाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। और पिट्यूनिया जो है
ये भी रेड में कन्वर्ट होता है, और हाइड्रेंजिया जो होता है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने अब ये तीनों फ्लावर्स के बारे में मैंने इंडिकेटर्स में डिटेल में तुमको समझाया, शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। ये फ्लावर्स हैं, इनका कलर इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह के सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो जेरेनियम की जो पेटल्स होंगी ना, उसकी जो पत्तियां होंगी वो रेड कलर की हो जाए, पिट्यूनिया की रेड हो जाएगी। और हाइड्रेंजिया अगर एसिडिक मीडियम में ग्रो कर रहा है, सॉइल एसिडिक मीडियम के है, तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। और अगर एसिडिक सॉइल नहीं, बेसिक सॉइल है, तो इनका कलर दूसरा हो जाएगा। तो जब बेस के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में दोबारा से हम बात करेंगे, ठीक है। एक फेमस इंडिकेटर और होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैंने तुमको सिखाया था कि तुमको विबग्योर याद रखना है, राइट। ये कई डाइस को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है, ठीक। अगर ग्रीन कलर आता है तो न्यूट्रल होता है, लेकिन रेड कलर, येलो ऑरेंज रेड कलर आएगा तो इसका मतलब एसिड है। ऑब्वियसली इधर आएगा तो बेस होगा। फिलहाल हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि ग्रीन पे न्यूट्रल होता है, येलो ऑरेंज रेड आता है तो हम ये समझ जाते हैं कि एसिड है। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उस पर एक कंपाउंड ले, उसकी ड्रॉप डाली, देखा कि वो येलो ऑरेंज रेड हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड हम डाल रहे हैं ना वो है एसिड, ठीक, सीधी सी बात। एक हमने और पढ़ा है जिसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे ये रिलेशनशिप तुमको समझना जरूरी है। ये यानी पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगा पीएच वो कम दिखाएगा। पीएच स्केल जो है वो 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से होता है। 7 पे न्यूट्रल माना जाता है और इस साइड में जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये एसिड है, ठीक है। अगर पीएच स्केल पे इसको चेक करोगे और तुमको पीएच की वैल्यू 2 मिल रही है तो इसका मतलब एसिड है। 6 से इधर जो आएगा यानी 7 से कम रहेगा तो सब एसिड में आता है। जैसे जैसे तुम इस साइड बढ़ते जाओगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जैसे तुम कम पीएच की तरफ बढ़ते जाते हो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है। क्यों? क्योंकि कम पीएच होगा तो ये ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ही तो हम एसिड डिसाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। अगर मान लो मैं बोलूं कि एक का पीएच एक एसिड का 1 है, एक का 2 है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? 1 वाला स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस रिलेशनशिप से उसमें ज्यादा है। ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ठीक। तो ये तो इंडिकेटर्स पे हमने चेक किया कि किस तरह से इंडिकेटर्स पे एसिड अपने कलर को चेंज करता है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में ले लो, जैसे वनीला फ्लेवर की केक जरूर तुमने खाई होगी, राइट। वनीला के ऊपर अगर तुम एसिड डालोगे तो जैसा वनीला का फ्लेवर होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अनियन ले लो, उस पर डालोगे नो चेंज, ठीक है। क्लोव ले लो, लौंग ले लो, उस पर अगर डालोगे तो जिस तरह से क्लोव महकती है उसके फ्लेवर में, उसके ऑर्डर में ODOUR कुछ चेंज नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे एसिड है। लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता, बेस में चेंज होता है। तो जब बेस आएगा तो उसकी बात करेंगे। फिलहाल वनीला, अनियन और क्लोव पे अगर हम एसिड डालेंगे तो उसके स्मेल में, उसके फ्रैग्रेंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो इंडिकेटर्स पर किसी एसिड का क्या इफेक्ट होता है वो यहां पर हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। तो चलो इसको मिटा देता हूं, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये मिटा दूं, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं, राइट। ये भी मिटा दूं, इसकी भी ज़रूरत है क्या हमें? ये सब तो हम पढ़ ही चुके, यहाँ तक हम पढ़ ही चुके, राइट। ये बचा हुआ है हमारे पास क्लासिफिकेशन, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट।
तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अगर खट्टा लगे कोई कंपाउंड है, तुम उसको चखते हो और उसका टेस्ट खट्टा होता है तो एसिड होता है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, किसी भी चीज़ को तुम चखो, अगर वो खट्टा लगे तो तुम समझ जाना एसिड है। जैसे नींबू को चखोगे खट्टा, इमली को चखोगे खट्टा, आंवले को अगर चखोगे तो खट्टा, तो इसका मतलब उसमें एसिड है। ठीक है, तो एक तो टेस्ट के आधार पे, लेकिन अगर कोई चीज़ को तुमने चखा और वो कड़वा लगा तो वो होगा बेस। ठीक है, तो बेस का जब टॉपिक आएगा तो दोबारा से उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर खट्टी कोई चीज़ लग रही है तो वो हमारा एसिड हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से हमको एसिड मिलता है उस आधार पे हम डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगर हमको प्लांट से मिलता है, जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं, राइट, तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड होगा तो ऑब्वियसली इसमें कार्बन होगा, राइट, ये बात ध्यान में रखना, कार्बन होगा। ठीक है, और एक अगर नॉट फ्रॉम प्लांट होंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, या इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक बात। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड बहुत से प्लांट होते हैं तो बहुत तरह के एसिड होंगे, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलियंस में है तो एसिड भी बहुत से होते हैं। कार्बन देख के तुम समझ जाना कि ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब कुछ एसिड्स के नाम भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि एसिड्स का नाम भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है, उसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो कुछ अच्छे एसिड का नाम लिख लेते हैं। एक होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये पाया जाता है दही, समझते हो, दूध फट जाता है तो दही बन जाता है। दूध से दही जब बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को फाड़ देता है तो वो दही बन जाता है, और दही हम जानते हैं खट्टी होती है, राइट, तो मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुमसे कोई पूछे सॉर मिल्क में या कर्ड में कौन सी एसिड होती है तो तुम बोल दोगे लैक्टिक। लैक्टिक वर्ड जब भी आता है ये दूध से रिलेटेड होता है। ठीक, उसके बाद विनेगर, एसिटिक एसिड इसमें होता है, एसिटिक एसिड, विनेगर मतलब सिरका। अब एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है C2 ऐसे होता है, CH3COOH। फार्मूले में नहीं उलझना, सिर्फ अभी ये देखो, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसको एक और नाम भी देते हैं, एथेनोइक एसिड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तो नाम बनाना सीखोगे तो ओइक जहां पे आता है इसका मतलब वो एसिड होता है। एथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, अभी ये बात इतना याद रखो कि 2 कार्बन का ये एथेनोइक एसिड होता है जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आ जाता है एथेनोइक एसिड कहां पाया जाता है, तो तुम अगर ये पढ़ के गए हो एसिटिक एसिड तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं और ये सिरके में पाया जाता है। सिरका ऑब्वियसली तुम जानते हो। ठीक, उसके बाद आता है एथेनोइक एसिड के बाद फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, मधुमक्खी होती है और चींटियां होती हैं, जब वो डंक मारती हैं तो देखो थोड़ा सा हमको खुजलाने लगता है हमारा शरीर, राइट, तो उनके अंदर एसिड होता है, जो एसिड हमारे शरीर में जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा चुनचुनाहट जैसी होती है, राइट। फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड।
ये ध्यान में रखना, कई बार फॉर्मिक एसिड के नाम से नहीं पूछा जाता, ये बोला जाता है मेथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये तुमको फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। फार्मूले पे अभी ध्यान नहीं देना, तुम सिंपली सोचो फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ओलेइक एसिड ये ऑलिव ऑयल होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है यूरिक एसिड, ये तो आसान होगा क्योंकि मिलता जुलता, ये यूरिन में पाया जाता है, राइट। यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। और होता है, बहुत सा होता है, कुछ लिख देता हूं, टार्टैरिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, ठीक है। ये इमली में पाया जाता है, इमली जानते होगे, टैमरिंड में, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड टमेटो में पाया जाता है, इसका फार्मूला यूं इस तरह से होता है, ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड। इस तरह से और भी बहुत से एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे तुमको याद आता रहे तुम उसको लिखते जाओ। अब देखो जैसे सिट्रिक एसिड ना, सिट्रिक एसिड तो बड़ा फेमस है, शायद जानते भी होंगे। सिट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे नींबू वगैरह हुआ, राइट, तो उसमें पाया जाता है। तो ये कुछ मेन एसिड्स के मैंने नाम लिख दिए जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार नोटबुक में लिख लो और अच्छे से ध्यान से देखते रहना, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। एक मैलिक एसिड भी लिख लो भाई, मैलिक एसिड ये हमारे एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। एप्पल में सेब खाते हो उसमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सोर्स के आधार पे दो तरह के एसिड बनाए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड बनाए। इसमें इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं और ऑर्गेनिक एसिड में हमने ये बहुत से, इसमें तुम देखोगे ना, इसमें कार्बन होता है, क्योंकि अगर प्लांट से आएगा तो कार्बन होता ही है, राइट ना। प्लांट से जो चीज़ें आती है उसमें कार्बन तो एक मेन कंटेंट होता है, तो एसिड भी वहाँ पे इस फॉर्म में होता है, ठीक है। मिटा दो, ओके। अब ये मिटाने के बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पे ये क्या होता है, स्ट्रेंथ के आधार पे अब पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा दूं, इसकी तो जरूरत ही नहीं, क्लासिफिकेशन तो चल ही रहा है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी प्रबलता के आधार पे एसिड कितने तरह का होता है, तो दो तरह का हो सकता है, एक तो स्ट्रांग हो सकता है, एक वीक हो सकता है, राइट। स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। हिंदी में प्रबल स्ट्रांग को बोलते हैं और वीक को हम दुर्बल एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रांग में 3 एसिड याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट एसिड है। कौन से? H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। HNO3 इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं। और ये 3 एसिड हो गए, ठीक है। वीक एसिड में जनरली जितने प्लांट से आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, राइट, अभी लिखा था मैंने, तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड हुआ। एथेनोइक एसिड, राइट, फॉर्मिक एसिड ये वाला, राइट, ऑक्सैलिक एसिड ये वाला, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब जैसे एक होता है, प्लांट से तो नहीं पाया जाता, लेकिन H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन है ना, तो वीक एसिड होता है। तो मतलब ये मेन एसिड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा और भी एसिड होते हैं, हाँ बहुत से एसिड होते हैं, राइट, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड। आगे क्लास 12 में तुम बहुत से एसिड सल्फर के पढ़ोगे, बहुत से एसिड तुम पढ़ोगे फास्फोरस के भी पढ़ोगे, तो जिसमें ओलियम पढ़ोगे, मार्शल एसिड पढ़ोगे और बहुत से एसिड्स पढ़ोगे, राइट। तो क्लास 12 में ये सिलेबस में है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो एसिड्स तो बहुत से हो सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन का होना वहाँ पे ज़रूरी होता है सब जगह, कुछ एक्सेप्शन भी हैं,
लेकिन उस एक्सेप्शन के बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाइड्रोजन रहना जरूरी है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कोई एसिड है, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं? बहुत तेजी से वर्क करता है तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वीक है। ये डेफिनेशन बहुत ट्रस्टेबल नहीं है, राइट ना, जिस पे ट्रस्ट करें। तो हमको एक नंबर चाहिए, नंबर से क्लियर हो जाता है सभी को कि भाई इतना % होगा तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे, नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। तो उसके लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है कि कितना H+ आयन डिसोसिएट होता, आयोनाइज होता है वाटर में, तो उसको बोलने डिग्री इसकी क्या है, राइट ना, कितना डिग्री, कितनी मात्रा, राइट। तो इसका फार्मूला तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ समझ लो। इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से दिखाते हैं और यहां पे ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल जितना मॉलिक्यूल है और कितना आयोनाइज हो गया और उसको 100 से यहां गुणा करते तो परसेंटेज आता है। अगर ये % 30% आता है और या 30% से कम आता है तो हम ये बोलते हैं वीक है। यानी 30% रहेगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो हम ये बोलेंगे कि वीक है, उससे कम रहेगा वीक, 30% से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हुआ एक मैथमेटिकल नियम जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है। मतलब जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन सल्फेट लिया, हाइड्रोजन सल्फेट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसमें हमने लेस से फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल लिए, राइट। तो 50 में से 45 उसमें 45 ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, राइट। उसका परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, 30% से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानने का अगर सिंपल तरीका मैं बताऊं तो ये 3 याद कर लो, राइट, और बाकी के वीक में रख देना। क्या ये सब वीक? नहीं, सब वीक नहीं होते। मैं तुमको क्लास 10 के लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं, इन 3 को याद कर लो। बाकी कार्बन जिसमें होते हैं वो वीक होते हैं, राइट, जनरली बात कर रहा हूं मैं। तो इतना याद हो जाए कि ये भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी के कार्बन वाले वीक होते हैं। जैसे ये देखो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अब ये जो एसिड है ना, ऐसा नहीं कि सारे एसिड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जबान को जला देंगे, कुछ एसिड तो बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इसमें कार्बन वाला एसिड, राइट। इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं तो क्या वो हमारी जबान को जलाता है? वो तो हमको अच्छा टेस्ट देता है, राइट ना। ऐसे बहुत से, जैसे हम विनेगर है, सिरका खाते हैं तो जबान को जला लेता है, नींबू खाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा लगता है बट इट्स ओके, इमली खाते हैं खट्टा लगता है लेकिन जबान तो नहीं चलाता। हाँ, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो हमारी स्किन का कलर चेंज कर देंगे, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर डालोगे ना तो स्किन का कलर चेंज कर देते हैं, कई बार वो बर्न हो जाती है इसके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हम डिसाइड करते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे हमको याद रखना है, अगर 30% है या 30% से कम है तो वीक है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में हम रखते हैं। और भी कुछ एसिड के नाम जैसे मैंने बताया, तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट, और हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे H2S, तो और बहुत से एसिड होते हैं। फिलहाल ये तुम समझ गए होगे स्ट्रेंथ के बेस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने कर दिया, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम करते हैं। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में अगर किसी एसिड में हाइड्रोजन है सिर्फ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। लेकिन इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए तो इसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो ये हाइड्रा एसिड हुआ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं है, तो ये हाइड्रा एसिड के नाम से इसको हम जानेंगे। लेकिन एक ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन तो है ही, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड,
ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड तुम समझ गए होगे कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे H2SO4 लिखा, देखो ये ऑक्सीजन है। जैसे HNO3 रखा, ये देखो ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से देखना ताकि सारी चीजें तुमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, और एसिड का क्या नाम है ये भी तुमको अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझ में आने लगेगा। तो पांचवा हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन जानते हो चीजें दो ही तरह से होती हैं, एक तो डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा, मोर वाटर, राइट। सिंपल, यही हम सिंपल शब्द में यही समझते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड अगर है, कॉन्सेंट्रेटेड या जिसको सांद्र हिंदी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, तो इसका मतलब इसमें लेस वाटर है, राइट। यानी वाटर की मात्रा डिसाइड करती है कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। किसकी? वाटर की मात्रा डिसाइड करती है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सी चीज़ डाइल्यूट है। जो चीज़ हमको डाइल्यूट लग रही है दूसरे को कॉन्सेंट्रेटेड लग सकती है, तो एक सेट पैरामीटर होना चाहिए। तो वो पैरामीटर क्या है कि अगर 1 मोल पर लीटर, मैंने क्या बोला, 1 मोल पर लीटर अगर कॉन्सेंट्रेशन है या उससे कम है तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट है। क्या है? डाइल्यूट है। अगर 1 मोल से ज़्यादा है, 1 मोल पर लीटर है, उससे ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। इससे ज़्यादा है 1 मोल पर लीटर से तो हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये 1 मोल तो आई गेस तुम समझ रहे होगे, मतलब मोल मतलब मॉलिक्यूल तुम समझ लो। 1 लीटर तुमने लिया एसिड का, उसमें 1 मोल प्रेजेंट, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अगर उतने 1 लीटर में है तो वीक मानेंगे, उससे ज्यादा होंगे तो हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग तो यहां पे हमने डिस्कस किया। अगर 1 मोल होगा 1 लीटर में या उससे कम होगा तो हम उसको मानेंगे डाइल्यूट। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो हम मानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनना। ऐसा मत सोचने लगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम पानी मिलाते जाओगे तो वो वीक एसिड बन जाएगा। ये बात दिमाग में आ सकती, ऐसा नहीं होता। ये जो तुमको बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ये सिर्फ इतना बताता है कि पानी की मात्रा ज्यादा है या पानी की मात्रा कम है। पानी की मात्रा ज्यादा या कम करने से एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता है। ये सिर्फ ये बता रहा है, जैसे 1 लीटर मैंने पानी लिया, अब उसमें पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर के बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल है। पार्टिकल से मेरा सेंस है कि मान लो हाइड्रोजन सल्फेट के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग है। तो चलो ऐसे समझ लेते हैं, 1 लीटर मैंने एसिड लिया, उस एसिड में मैंने देखा कि 1 मोल से ज्यादा 1 लीटर में हाइड्रोजन सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं। हमको ये सिर्फ बता रहा है, हमको ये नहीं बता रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो अगर कोई चीज डाइल्यूट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है। आई होप तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि फिर दोबारा समझाऊं। देखो, जैसे तुमने 1 लीटर H2SO4 लिया, अब उसमें 1 मोल से ज्यादा यानी अवोगाड्रो नंबर से ज्यादा अगर H2SO4 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, H2SO4 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे हम डिसाइड करेंगे। स्ट्रेंथ का कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब एक तुम दूसरा एसिड लेते हो जो वीक एसिड है, मान लो कार्बोनिक एसिड लिया। अब कार्बोनिक एसिड तुमने 1 लीटर में कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल 1 मोल से ज्यादा है, तो तुम कॉन्सेंट्रेटेड उसको बोलोगे, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग हुआ? स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो अभी भी वीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने ये बात समझ ली कि
कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई एसिड डाइल्यूट है या कोई एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, हाँ, रिएक्शन पे फर्क पड़ जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, ध्यान से, स्ट्रांग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, अभी कौन सा पॉइंट था वो मैं नहीं जानता तो लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब इस वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या, आयोनाइज्ड, मतलब किसने H प्लस आयन निकले हैं उसको बेस। अब ये बेस है ना, तो बेस में हमारे दिमाग में चलता OH आयन। यहां पे बेसिसिटी का मतलब कितने H प्लस, अगर एक H प्लस आयन निकला, एक H प्लस आयन, सिर्फ 1 H प्लस आयन निकला तो बेसिसिटी 1 हुई और हम इसको बोलेंगे मोनो बेसिक। ठीक है, अगर 2 H प्लस आयन निकला तो हम इसको बोलेंगे डाई बेसिक। डाई बेसिक, ठीक बोल रहा, ठीक है, डाई बेसिक बोल रहा। अगर 3 H प्लस आयन निकला तो हम इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक। अब ये बेसिक नाम क्यों लिया गया, वो इसलिए क्योंकि जितने H, अगर एक H प्लस आयन निकलेगा तो कितने OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, एक को, तो यहां से ये वर्ड लिया गया। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो ध्यान में रखना, जितने H प्लस आयन निकलते हैं उतनी बेसिसिटी होती है। इन शॉर्ट तुमको ये बात समझनी है। अब हमको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो HCl लिया, अब ये मोनो बेसिक हुआ क्योंकि एक निकलेगा। अगर मान लो HNO3 लिया तो ये मोनो बेसिक होगा। अगर H2SO4 लिया तो इसमें 2 निकलेगा तो ये डाई बेसिक। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि HCl, इसमें एक H प्लस आयन निकलेगा तो मोनो, यहां पे एक H प्लस आयन निकलेगा तो मोनो, यहां पे 2 निकलेगा तो इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक। ठीक है, इसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। लेकिन शर्त यह है कि इसमें 2 H प्लस आयन निकलना चाहिए। बहुत सी रिएक्शन आएगी, ऐसी होगी कि 2 H प्लस आयन नहीं निकलेगा, तो ऐसे केस में हम इसको डाई बेसिक नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। मोनो बेसिक समझ गए। अब देखो मोनो बेसिक का एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ये CH3COH ना, अब इसमें H यहां पर भी दिख रहा है, H यहां पर, लेकिन इसमें निकलता सिर्फ है एक ही H प्लस आयन, तो इसकी बेसिसिटी 1 हुई और इसको हम बोलेंगे मोनो बेसिक बोलेंगे, राइट। तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि कितने H है, कितना निकलता है उस पर डिपेंड करता है। एक निकला तो मोनो बेसिक हम बोल देंगे, एक H प्लस आयन निकला तो मोनो बेसिक बोल देंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। देखो, जैसे कोई रिएक्शन होती है ना, तो एसिड जब टूटते हैं तो उसमें सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनते हैं। सीरीज ऑफ सॉल्ट्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि तुमने लिया H2SO4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। ये एसिड है, ये बेस है। अब पहले स्टेप में ऐसा होता है कि यहां पे NaHSO4 बन जाता है और एक H प्लस आयन यहां पे वाटर बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये भी एक सॉल्ट है और ये वाटर है। एसिड बेस की रिएक्शन जब भी होती है, ये एसिड है, ये बेस रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सॉल्ट और वाटर हमेशा 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 बनता है। यहां भी रिएक्शन रुक गई तो इसमें हाइड्रोजन जो आयन था एक ही तो निकला, एक तो निकला नहीं। इसका मतलब यहां पे ये कौन सा, इसको कौन सा मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मोनो बेसिक, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन निकाल रहा है। एक हाइड्रोजन यहां पे दे रहा है, दूसरी हाइड्रोजन तो दे ही नहीं रहा। अच्छा, अगर ये मान लो फर्दर NaHSO4 है, राइट, इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा तुम्हारा बनेगा Na2SO4 बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। अब देखो यहां पे जो ये हाइड्रोजन थी वो निकल गई। तो हमने देखा 2 स्टेप में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकली तो मोनोबेसिक की तरह, अगर यही रिएक्शन रुक जाए तो हम इसको डाई बेसिक नहीं बोल सकते, हम इसको मोनोबेसिक। तो रिएक्शन में
कितने H प्लस आयन निकलते हैं उस बेस पे हम मोनोबेसिक डाइबेसिक नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्राई बेसिक भी हो सकता है, ट्राई बेसिक भी हो सकता है, जैसे हमने लिया एक एग्जांपल H3PO4 ये लिया। अब इसमें मान लो NaOH की तुमने रिएक्शन करा दी, तो पहले 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट इसमें बनेगा। पहले स्टेप में ऐसा हो सकता है कि NaH2PO4 बन जाए और वाटर बन जाए, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में NaH2PO4 फिर से NaOH से रिएक्शन करें। अभी ये मोनोबेसिक की तरह वर्क कर रहा है, राइट। एक ही H प्लस आयन तो निकला इसमें, राइट, एक ही H प्लस आयन निकल के यहाँ पे पहुंचा ना पानी के साथ। न्यूट्रलाइजेशन तो एक ही H प्लस आयन का हुआ, दूसरा तो सॉल्ट में मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्ट, क्योंकि एसिड वाली खूबी इसमें मौजूद है। एनीवेज तुमको सिर्फ इतना। अब दूसरे स्टेप में देखो, ये बनेगा NH2PO4 इस तरह से बन गया और उसके बाद H2O निकल गया, राइट। अब तीसरे स्टेप में देखो, NaHPO4, तो इसको हम यहाँ पे 2 1 3 था तो इसको 2 कर सकते हैं, तो Na2HPO4। अब इसमें फिर से रिएक्शन होती है NaOH की। अब यहाँ रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है Na2PO4, ये हो जाएगा 3PO4 और यहाँ पे पानी निकल जाएगा। तो तुमने देखा पहले स्टेप में ये कैसे वर्क कर रहा है, मोनोबेसिक की वजह से तरह से। इसमें भी 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में मोनोबेसिक है, फिर इसमें ये अगर लिया तो मोनोबेसिक की तरह फिर इस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो आई होप तुम समझ गए कि स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। तो तुमको ये देखना है कितना हाइड्रोजन आयन निकल के पानी बनाता है, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब H प्लस आयन कितना निकल के OH से मिलता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेन होती है। इस बात की धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तुम सिंपली इतना समझते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो के सॉल्ट और वाटर का बनना, लेकिन मेन डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है कि H प्लस कितना OH से मिलता है, तो पानी का बनना न्यूट्रलाइजेशन होता है। एनीवेज, तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी कि सीरीज ऑफ सॉल्ट बनते हैं। पहले यहाँ पे ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, यहाँ पे अब इसको बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इस में कितने, इस सॉल्ट में 2 हैं, रिप्लेसेबल इसमें 1 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो 2 रिप्लेसेबल है, यानी इसको और रिप्लेस करके और फर्दर रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो हमको अंडरस्टैंडिंग सिंपली ये होनी चाहिए कि कोई चीज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उसमें से और पानी का फॉर्मेशन करते हैं। जितने निकल जाएंगे उतना ही उसको बोल, 1 निकलेगा मोनोबेसिक, 2 निकलेगा डाइबेसिक, 3 मिलेगा ट्राइबेसिक होता। सीरीज ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब रिएक्शन होती है। तो इस तरह से बहुत बार तुमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तुमको ये देखा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, बेकिंग सोडा का फार्मूला, करेक्ट। तो उसमें इस तरह से क्यों आता है, क्योंकि एक ही जो H2CO3 होता है, एक हाइड्रोजन वहां पे आती है और एक हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्शन करती है। तो यहां पे H2CO3 किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, मोनोबेसिक की तरह, जबकि H2CO3 में 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट। समझ में आई बात। अब ये बात अगर तुमको समझ में आ गई तो क्लासिफिकेशन भी हमने यहां पर कर लिया कंप्लीट, कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किस बेस पे हम करते हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे, सोर्स के बेस पे, टेस्ट के बेस पे, बेसिसिटी के बेस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे ये क्लासिफिकेशन कर लिया। और कंपोजिशन यानी हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड्स है। इतनी बात अगर तुम समझ गए तो अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एसिड। हम एसिड को कैसे बनाते हैं। ओके, जो पहला मेथड हम एसिड बनाने का सीखने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस की हेल्प से हम डायरेक्ट एसिड बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो फटाफट से हम उसको सीखते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो पहला मेथड हम एसिड बनाने का सीखने वाले हैं बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। राइट,
जैसे मान लो तुमको क्लोरीन गैस मिला है, हाइड्रोजन गैस मिला दी, तो HCl बन गया। अब इसमें बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कितना आसान है। अब मान लो तुमको बनाना है ब्रोमीन गैस, ले लो और हाइड्रोजन गैस ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया, राइट। इसी तरह से मान लो आयोडीन ले लिया तुमने, हाइड्रोजन ले लिया और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गया, एसिड ना। ये सल्फर ले लिया तुमने और H2 गैस, और ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड बन गया, राइट। अब बस थोड़ा सा फर्क होता है, ये बॉइलिंग मतलब बॉयल करता हुआ रहता है, ये वेपर फेज में होता है। एनीवेज ये डायरेक्ट बनाने का मेथड हुआ। और तुम एक चीज देख रहे होगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा एसिड हुआ, ये हाइड्रा एसिड, राइट है, हाइड्रा एसिड हुआ। तो हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन कितना आसान है, HCl है तो हाइड्रोजन गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन गैस ले लो, ब्रोमीन गैस ले लो, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन गैस ले लो, आयोडीन गैस ले लो। तो डायरेक्ट सिंथेसिस करना तो बहुत ही आसान हुआ, राइट। तो ये तो हुआ डायरेक्ट सिंथेसिस से हम कैसे एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है दूसरा मेथड, दूसरा है कि बाई ऑक्सीडाइजेशन ऑफ नॉन मेटल। जैसे इसमें तुम सल्फर ले लो और फास्फोरस ले लो, ठीक है। अब इसमें नाइट्रिक एसिड तुम लेना, HNO3, राइट। नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड तुमको यहां पर भी लेना है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों जगह तुमने ले लिया तो इसमें तुम्हारा जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2SO4, ठीक है। देखो H2SO4 पानी बना दो, पानी तो जहां देखो वहीं निकला रहता है, और नाइट्रेट है तो NO2 गैस निकलेगी, इसमें NO2 गैस इसमें भी निकाल दो, ठीक है, इसमें H2O निकाल दो। अब क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं इसमें फास्फोर है तो फास्फोरिक एसिड बनेगा, तो इसमें बन जाएगा H3PO4। तो इस तरह से देखा हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, उसकी हेल्प से हमने एसिड बना दिया, यानी एक एसिड की हेल्प से दूसरे एसिड को बना दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे नाइट्रिक एसिड यूजफुल होगी वहीं पे हेल्पफुल होगी ना। कई जगह तो हमको H2SO4 ही चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होगी, राइट। तो इस वजह से हम एक एसिड का यूज करके दूसरा एसिड भी बना सकते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर हम ले लें तो उससे भी एसिड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर में इसको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। वाटर में अगर हम डिसॉल्व कर दें तो भी हम बना सकते हैं। अब इसकी ट्रिक तुमको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो नॉन मेटल का मतलब तो समझते हो ना, सल्फर होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो नॉन मेटल्स को हम पहले यहां पे लिख लेते हैं, इसकी रिएक्शन यहां पे लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया नॉन मेटल, ये हुआ, अच्छा ये फास्फोरस भी, राइट, नाइट्रोजन भी, राइट, तो सब नॉन मेटल है। ऑक्साइड लेना है तो इसको ऑक्सीजन जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बन सकता है, राइट, यहां पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बन सकता है। अब जैसे हमारे पास P2O5 भी बन सकता है, ऑक्सीजन यहां पर भी है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। ये सब क्या है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। और मैंने तुमको कई बार बताया नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये एसिडिक नेचर का है, पानी में घोलोगे तो कौन सा नेचर देगा, एसिड का ही नेचर देगा, एसिड है तो एसिड का ही नेचर देगा। तो बनेगा क्या, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, H2O 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 सब जगह। फटाफट हम यहां पे, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसमें पानी में घोलोगे तो कौन सा एसिड मिलेगा, H2CO3, लो बन गया एसिड, H2SO4 बन गया, ठीक है, SO3 बन गया यहां पे, इसको बनाओगे तो H2SO4 बन गया, राइट, और यहां पे हमारा बन जाएगा H2PO4 बना दो, राइट, ये भी एक एसिड ही है। अब इसी तरह से अब देखो
इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें वाटर नहीं मिला है ना, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इस वाले पे ध्यान देखो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, राइट, मिक्स्ड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। तो ये ना सिर्फ एक ही एसिड नहीं देगा, दो एसिड देगा। इसको वाटर के साथ मिलाओगे तो एक HNO2 देगा और एक HNO3। तो ऐसे याद करना, इस NO2 वाले को याद रखना है, मिक्स्ड है तो मिक्स करके दो देगा, एक हाइड्रोजन नाइट्राइड देगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रेट देगा। तो इस तरह से हमने एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उस पे वाटर की रिएक्शन करा गए, तो ये ढेर सारे एसिड बन गए। तो देखा, ये भी एक तरीका होता है एसिड बनाने का। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ये बात अगर तुम याद रखोगे तो बहुत सी रिएक्शन तुम आसानी से कर लोगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम जानते हो, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो एसिड ही रहेगा, बेस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो बेस ही रहेगा, राइट। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एक मेथड हमने और सीख लिया, तो इसको मिटा देता हूं। और उसके बाद अब हम जो है एक और मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद एसिड बना चुके बहुत ज़्यादा, फिर दूसरा कुछ सीखेंगे। तो एक है, अगर हम ले लें सॉल्ट ऑफ वोलाटाइल एसिड का, वोलाटाइल एसिड, उसमें अगर हम H2SO4 वोलाटाइल एसिड की रिएक्शन को, वोलाटाइल एसिड की रिएक्शन करा दें, एसिड की रिएक्शन करा दें, तो भी हमको मिल जाता है सॉल्ट और एक एसिड मिल जाता है। चलो दिखाता हूं कैसे। देखो, सॉल्ट ऑफ वोलाटाइल एसिड का मतलब ये Na लिया, NO3 लिया, ठीक है। वोलाटाइल एसिड का मतलब होता है सॉल्ट ऑफ वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल है। H2SO4 ले लिया, ठीक है, इस पे रिएक्शन कराओगे तो ये बना देगा HNO3 बना देगा, और सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बना देगा, तो सोडियम सल्फेट। देखो, अब यहां पे जो बात तुमको समझ में नहीं आ रही होगी वो समझाता हूं। वोलाटाइल का मतलब होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर कोई चीज़ अगर वोलाटाइल है तो वो गैस बन के उड़ जाएगी। तो जितने एसिड होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर वो गैसियस फॉर्म में ही रखते हैं, हम प्रेशर डाल के या किसी चीज़ में डिजोल्व करके उनको लिक्विफाइड फॉर्म में रखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर ही वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता। इसलिए हमने हाइड्रोजन सल्फेट को नॉन वोलेटाइल बोला, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता। और बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट ऑफ वोलाटाइल का मतलब हुआ, जैसे NO3 कहाँ से आया होगा, HNO3 से, वो तो वोलाटाइल है, तो सॉल्ट ऑफ, ये हमने बोल दिया वोलाटाइल। उस पर रिएक्शन कराओगे तो ये देखो हमने एक एसिड बना दिया HNO3 और सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। तो इस तरह से हमने इसको किया। अब जैसे मान लो मैं NaCl लूं, तो NaCl क्या, नमक है। Cl कहां से आया होगा, एक वोलेटाइल एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वोलेटाइल है, ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड हुआ। अब इस पे नॉन वोलेटाइल यानी H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो इसमें HCl, ये एसिड बन गया और एक सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4, तो ये बना दिया। तो इस तरह से हमने बहुत से एसिड्स बनाए, डायरेक्ट मेथड से बनाया, राइट। अगर कोई नॉन मेटल है उससे बनाया, सॉल्ट से बनाया, और डायरेक्ट तो तुम समझ ही गए किस तरह से हमने बनाया। मिक्स्ड एनहाइड्राइड ध्यान में रखना, उसमें दो एसिड्स बनते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट, कम वाला जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो नाइट्राइट हमने समझ लिया, नाइट्रेट हमने समझ लिया, एसिड्स को बना भी लिया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो चलो फटाफट से उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में को बहुत ध्यान से देखना, सारे रिएक्शन तुम पहले से जानते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखने की जरूरत है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कुछ मैं रिएक्शंस लिखूंगा, रिएक्शंस को ध्यान से तुमको
देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक तो बड़ा फेमस है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो, यानी अगर बेस के साथ एसिड की रिएक्शन होती है, राइट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। तो बेस मान लो NaOH ले लिया मैंने और एक एसिड ले लिया HCl ले लिया, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। NaCl एक टेबल सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो इस तरह से और भी एसिड और भी बेस ले सकते हो, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे सॉल्ट और वाटर ही बनता है, ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी में तुम लिख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गया यार, चल ही नहीं रही पेन मार्कर में, चलो ये हो गया। दूसरे में अगर मेटल ऑक्साइड ले लो, मेटल ऑक्साइड ले लो और एसिड की रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ले लो। अब देखो, मैंने तुमको बहुत बार बताया है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर का मतलब बेस हो गया, ये एसिड है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, राइट, एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर कि मेटल ऑक्साइड अगर हम लेंगे तो वो हमेशा बेसिक नेचर का, जैसे Na2 ले लिया हमने, एसिड इस पे HCl कर दिया, तो सॉल्ट और वाटर ही हमको बनाना पड़ेगा। तो हम बना देंगे यहाँ पे NaCl, एक नमक और पानी बना दिया, राइट। तो इस तरह से मेटल ऑक्साइड पे, अब जैसे कोई और मेटल ऑक्साइड लेना चाहते हो, कॉपर ऑक्साइड ले लो, HCl की रिएक्शन करा दो इस पे, तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड कोई भी लोगे, एसिड यहाँ पे कोई सा भी लोगे, रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। ये रिएक्शन जैसी है वैसी ये रिएक्शन है, खाली इसमें समझना ये है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इतनी बात अगर तुम समझ गए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें तुमने समझ लिया। अब एक रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल के साथ पहले देख लेते हैं, मेटल्स के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। तो एक सॉल्ट बनता है, CBSE बोर्ड में तो ये बड़ा स्पेशली दिया गया है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमेशा होता है। मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मेटल एक ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेटल के नाम पे कुछ भी लिख सकते हो, मान लो तुमने एल्युमिनियम ले लिया, राइट, चलो एल्युमिनियम ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक एसिड इस पे HCl मिला दी तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, राइट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह से मेटल अब कैसे याद करोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, राइट ना, हाइड्रोजन छोड़ के सब मेटल ही है ना, ये मैंने तुमको बताया था। एनीवेज, तो मेटल तुम समझ रहे हो, तो तुम यहाँ पे मेटल रखोगे, एसिड रखोगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इसकी एसिड की एक प्रॉपर्टी होगी कि मेटल के साथ ये रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट ले लो, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होती है, ये हम देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होगी बच्चों तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो कुछ भी ले लोगे यही होने वाला है। तो मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे सोडियम मेटल है, कार्बोनेट इसका ले लो, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, मान लो HCl के साथ रिएक्शन तुमने करा दी, रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, N यहाँ से Cl यहाँ से, तो NaCl बन गया, वाटर बनेगा, H2O बना दिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये हो। अब मेटल की जगह यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, राइट, पोटेशियम ले लो, कोई मेटल ले लो, उसका कार्बोनेट लोगे और किसी भी एसिड, HCl नहीं, HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ, तो तुमको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अच्छा, अब मेटल का अगर सल्फेट या सल्फाइड ले लेते हो, मेटल सल्फाइड, ध्यान से देखना, रिएक्शन बहुत ही आसान है। कुछ सल्फाइड ले लेते हो तुम, ठीक है, तो क्या करते हो, देखो K2SO3 लिया तुमने,
इस पे HCl की रिएक्शन करा दो। यहाँ कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, यहाँ पे सल्फेट है तो तुम बताओ क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, राइट। और सारी रिएक्शन सेम, यहाँ पे KCl बन जाएगा और यहाँ पे पानी बन जाएगा। तो इस तरह से अगर मान लो CuSO3 है, इस पे HCl की रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो बनना। उसके बाद ये हो जाएगा क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे बन गया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ये पानी निकल गया, राइट। तो इस तरह से पानी निकल गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। मेन प्रॉपर्टी क्या है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन है, ठीक है। तो एसिड ले लो, एक बेस ले लो, सॉल्ट और वाटर बनेगा। मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर का हो, एसिड मिलाओगे तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, जैसा इस केस में। कार्बोनेट लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और सॉल्ट और वाटर इसमें भी बनेगा। सल्फाइड यहाँ पे हमने लिया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। इसी तरह नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो रिएक्शन बहुत ही सेम होता है ऑलमोस्ट। थोड़े से रिएक्शन तुमको ध्यान से देखने होते हैं, बाकी की तो थोड़ी सी लॉजिक लगाओगे तो रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो। तो ये तो बात हमने कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। बहुत से यूजेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। एसिडिक एसिड के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। एसिटिक एसिड के बारे में जो विनेगर में पाया जाता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में। कुकिंग में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक यूज हो गया। अब जैसे हमारे पास टार्टैरिक एसिड होता है, टार्टैरिक एसिड, राइट, ये किसमें, इमली में पाया जाता है ना। इसका इस्तेमाल हम बेकिंग पाउडर में करते हैं। बेकिंग पाउडर तो समझ रहे हो, राइट, खाने वाला पाउडर, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। एक आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटो में पाया जाता है, राइट। इस एसिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर हमारे कपड़े पे इंक लग गई ना, इंक की वजह से स्टेन, धब्बे पड़ जाते हैं, उस धब्बे को हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल ऑक्सैलिक एसिड का कर सकते हैं। इंक स्टेन रिमूवर की तरह, इंक स्टेन रिमूवर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है। इसको हम वॉशिंग आई, मतलब आइस को धुलने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है सारे एसिड खतरनाक ही होते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। स्किन पे डालोगे तो ये हमारी स्किन का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, राइट। हाइड्रोजन सल्फेट डालोगे तो ब्लैक कलर का कर देता है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन नाइट्रेट को डालो ना, येलो कलर की स्किन कर देता है। तो मतलब बड़ा करोसिव एक्शन होता है इनका। लेकिन हमेशा एसिड खतरनाक तो नहीं होते। जैसे सिट्रिक एसिड होता है। अब सिट्रिक एसिड जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो नींबू वगैरह में, लेमन में पाया जाता है, वो तो कहाँ नुकसान करता है, राइट, वो तो विटामिन सी देता है हमें, करेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे एसिड का नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं। बोरिक एसिड हमारी आँख में, आँख को धुलने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसके फायदे भी हैं। ऑक्सैलिक बहुत से एसिड होते हैं, जैसे खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, तो अब वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है। अब टार्टैरिक एसिड तो इमली में पाया जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम ह्यूमन बींग तो बड़े ही स्मार्ट हैं, जहाँ थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है बट से उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एसिड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस क्लास में कलेक्ट की। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। हाँ, थोड़ी सी गर्मी थी, इसलिए बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड और तुमने इस क्लास को बहुत ही प्रॉपरली अटेंड किया होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।